कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी। पॉइंट समझने, छोटा सा पॉइंट है, ये चारों प्रेजेंट में भी यूज हो जाएंगे। ग्रामेटिकली कैन का पास्ट है कुड। माने कि अगर मैंने ऐसा लिखना है कि मैं प्यासा हो सकता हूं, तो मुझे लिखना चाहिए आई कैन बी या मे बी। डिपेंड करता है, संभावना बता रहा हूं, क्षमता बता रहा हूं। चलिए मान लेते हैं मैं बता रहा हूं क्षमता, तो मैं प्यासा हो सकता हूं, आई कैन बी थर्स्टी। ठीक है जी। अब बतानी है क्षमता, सॉरी संभावना बतानी, पॉसिबिलिटी बतानी प्रेजेंट में, तो लग जाएगा कैन बी की जगह मे बी। अगर पास्ट में बताना है मैं प्यासा हो सकता था, क्षमता, तो आई कुड बी। कैन बी की जगह आ गया कुड बी, तो सेंस चली गई पास्ट में, मैं प्यासा हो सकता था, आई कुड बी थर्स्टी। लेकिन इस कुड बी का इस्तेमाल मैं प्रेजेंट में भी कर सकता हूं, वहां कुड बी बन जाएगी होने की संभावना। समझ गए? कुड बी अगर प्रेजेंट में लगाना हो तो बन गई संभावना, नॉर्मल लगा रहा हूं तो बता देगा पास्ट को। एक ये फ्लेक्सिबल जैसी होती है मॉडल वर्ब्स। सेकंड, मे बी लगा रहा हूं प्रेजेंट में, आई मे बी थर्स्टी, मतलब अभी प्यासा हो सकता हूं, संभावना। अगर लगाता हूं माइट बी तो दो अर्थ हो सकते हैं, एक मैं प्यासा हो सकता था पास्ट में, दूसरा मैं प्यासा हो सकता हूं प्रेजेंट में, बट संभावना क्षीण हो गई, बिल्कुल कम हो गई। वैसे भी पास्ट की संभावना मतलब नेग्लिजिबल, उसकी कोई संभावना की वैल्यू ही नहीं है। समझ रहे? इसके अलावा हमारे पास वुड भी आता है, अभी तक वो लिखवाया नहीं था मैंने, वुड बी। इसके बहुत सारे यूजेज है। वुड भी हो सकता है, सिंपल फ्यूचरिटी बता देता है, पर पास्ट में। एक विल भी बताया ना, होगा। वैसे ही अगर पास्ट में बताना हो तो वुड बी, मतलब मम्मी ने पिछले कल बोला कि तू पागल होगा एक दिन, तो मदर सेड यस्टरडे यू विल बी मैड, नहीं वुड बी मैड, क्योंकि मां ने, ये बेसिकली वुड क्या इंडिकेट करता है, फ्यूचर इन द पास्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर इन द पास्ट। पास्ट के सेंस में फ्यूचर बता रहा है कोई, तो बताएंगे वुड के साथ, मतलब इसका पास्ट कर देंगे, विल का वुड, शैल का शुड नहीं होता तो सारे वुड में ही कन्वर्ट होते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा वुड और कुड दोनों प्रेजेंट में, ये यूजेज बता रहा हूं, प्रैक्टिकल यूजेज। वुड और कुड दोनों प्रेजेंट में किसी बात को बोलने के लिए, किसी चीज की रिक्वेस्ट मांगने के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, जब बड़ी पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है। जैसे मैंने आपसे पूछा कैन यू गिव मी योर पेन, कैन यू गिव मी योर पेन। अब ये जो कैन है ये इंडिकेट कर रहा है कि आप मेरे से बराबर उम्र के हो। दूसरी पॉसिबिलिटी, मे आई हैव योर पेन, इसका मतलब है कि आप मेरे से बड़े हो। कुड यू गिव मी योर पेन, मतलब आप रिस्पेक्ट शो कर रहे हो कि क्या कृपया करके आप अपना पेन मुझे देंगे। वुड यू मतलब संभावना है कि आपके पास पेन दिख रहा है, क्या पता देगा कि नहीं, तो आप पूछ रहे हैं वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। आई वुड लाइक टू हैव टी, आई लाइक टू हैव टी, आई वुड लाइक टू, पीना चाहूंगा। तो ये वाली जो हमारी कुड वुड वाले ये सारे, ये प्रैक्टिकल यूजेज में आते हैं। इनके लिए अलग से हम लोग निकालेंगे 20 मिनट कभी और डिटेल में जाएंगे, और जितने भी हमारे नॉर्मल एवरीडे यूज वाले सेंटेंस उनको लिख लेंगे। समझ गए? एक रफ एस्टिमेट दिया है। रफ एस्टिमेट क्या हो गया कि कैन स्टैंड्स फॉर कैपेसिटी, मे स्टैंड्स फॉर पॉसिबिलिटी, शुड स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ought stands for moral responsibility, must stands for certainty। ये बेसिक वाले बता दिए आपको, और बाकी इनकी फ्लेक्सिबल अप्रोच अलग से। फ्लेक्सिबल अप्रोच वो अलग से आएगी, वो जब हम वहां मॉडल वर्ब के यूजेज में पहुंचेंगे ना प्रॉपर, तो वहां डिस्कस कर लेंगे। समझ रहे हैं आइडिया? अभी इस सब के साथ बी लगा रहा हूं क्योंकि अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं होना। इट कुड बी अ फैन, पर ये कुड भी मैं तब लगाता जब मैंने बोलना है इट कुड बी ए गुड फैन, मैंने चला के नहीं देखा है अभी। इट कुड बी ए स्लो फैन, मतलब कि मैं बता रहा हूं फैन की होने की क्षमता की भी संभावना आगे, चला के नहीं देखा ना। जब तक ऑन नहीं करूंगा, ऑन कर लूंगा, बोलूंगा इट इज अ फास्ट फैन, क्योंकि मैंने देख लिया।
कुड भी मतलब संभावना है, इट मे बी, इट माइट बी मतलब बड़ी क्षीण संभावना है, मुझे भरोसा नहीं है। सपोज कर लेते हैं फैन पुराना है बड़ा, हाँ फोन है बड़ा पुराना पड़ रहा है सामने, वो पूछता है विल इट वर्क, आप बोलोगे इट माइट वर्क। माइट पता नहीं भैया काम करना नहीं करना, तो माइट के साथ वहां वर्क लग गई, वर्क की फर्स्ट फॉर्म। अगर होना बताना है तो बी लगा देते हैं उसकी जगह। ये समझने की बात है सिंपल, ठीक है जी। अच्छा और कोई सेंटेंस बताइए आप मुझे जो आपको कल दिए थे, इनडेफिनिट वाला कोई और। तुम ठंडा पानी पीते हो, यू ड्रिंक कोल्ड वाटर। तुम ठंडा पानी नहीं पीते हो, यू डू नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर। क्या तुम ठंडा पानी पीते हो, डू यू ड्रिंक कोल्ड वाटर। क्यों ठंडा पानी पीते हो, वाई डू यू ड्रिंक कोल्ड वाटर। क्यों तुम ठंडा पानी नहीं पीते हो, वाई डोंट यू या वाई डू यू नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर। ये लेवल समझ गए बात इतनी। तो माने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर मेरे पास हेल्पिंग वर्ब के तौर पे दो ऑप्शन हैं, डू या डज। जब कभी इनका इस्तेमाल करता हूं तो वर्ब की फॉर्म, मेन वर्ब की फॉर्म ऑटोमेटिकली हो जाएगी फर्स्ट। पॉजिटिव सेंटेंस में जहां डू डज नहीं आ रहे वहां खाली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। एस या ईएस ऑप्शनल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अकेला है, ही शी इट है, तब तो एस या ईएस लगाना है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, आई वी यू दे, ज्यादा लोग हैं, तो वर्ब की खाली फर्स्ट फॉर्म लगनी। फॉर एग्जाम्पल बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले। कुछ नहीं लगाता इसके साथ, बस यहीं छोड़ देता हूं, सेंटेंस कंप्लीट। दो ही शब्दों में पूरा वाक्य बन गया, बच्चे खेलते हैं। क्या खेलते हैं वो उसके आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्रिकेट खेलते हैं तो चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। ग्राउंड में खेलते हैं तो चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। बेसिक काम क्या हुआ, बच्चे खेलते हैं। बच्चा खेलता है, चाइल्ड अब सिंगुलर है, तो प्ले के साथ मुझे लगाना है एस। दूसरा इसमें झगड़ा यह रहता है कि एस लगाऊं कि ईएस लगाऊं, क्योंकि वर्ब में हर एक वर्ब की अपनी स्पेलिंग रहेगी। बच्चा सिखाता है या बच्चा सीखता है, जैसे चाइल्ड, मैंने बोला सीखता है लर्न, एस। लेकिन बच्चा पढ़ाता है, तब मैं लगा रहा हूं टीचेस। तो कभी एस लगा देता हूं, कभी ईएस लगा देता हूं। एस या ईएस में डिसाइड करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक रूल इसमें कोई नहीं है, लेकिन रूल हम एक बोरो कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं। रूल कहां से उधार लेते हैं, ये रूल हम उधार ले लेते हैं नाउन वाले से। नाउन में जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते थे, याद करो, संज्ञा एक वचन से बहुवचन बनाते थे, तो नॉर्मली हम ऐसे लगा देते थे। नॉर्मली ऐसे ही लगता है सबके साथ। जैसे मोबाइल वर्ड लिख रखा है तो मोबाइल हो जाता है, पेन लिख रखा है पेन हो जाता है, तो नॉर्मली ऐसे ही लगता है। लेकिन यहां भी कुछ केसेस ऐसे आते थे, जैसे बॉक्स, तो यहां क्या लगाना पड़ता है, ईएस। तो माने जो रूल हम यहां फॉलो करते थे वही रूल हम वर्ब के केस में स्पेलिंग के लिए फॉलो कर सकते हैं। ये एक जनरलाइजेशन है। कुछ लॉजिक फॉलो किया, क्या हुआ? मैं बता रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर एस या ईएस तो लगाना है, वैल्यू दोनों की बराबर है, लेकिन एस या ईएस की चॉइस होती है अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग। जैसे अब डू के साथ ईएस लगता है, वैल्यू तो बराबर है, डू के साथ क्या लगता है, ईएस। लर्न के साथ एससी लग रहा है। अब ये पता कहां से चला मुझे, देखो वो रूल मैंने बोला हमने बोरो कर लिया, उधार ले लिया। कहां से? जब हमने नाउन्स के, संज्ञाओं के एक वचन बहुवचन बनाए थे, सिंगुलर प्लूरल बनाए थे, वहां भी ये रूल लगाए थे। तो नॉर्मली ऐसे लगाते थे, लेकिन जब स्पेलिंग के अंदर CH आ जावे, X आ जावे, ES आ जावे, पहले जैसे बस S आ जावे, तब बसेस। तो वैसे ही अगर स्पेलिंग के अंदर S आ रहा है, X आ रहा है, CH आ रहा है, नॉर्मल रूल ले लिया हमने, बोरो कर लिया, तो हमने यहां क्या कर दिया, ES लगा देना, अदरवाइज S। अगर मान लो यहां पे F आता था तो आपको याद होगा VES कर देते थे, है ना। फिर यहां पे अगर Y आता था तो IES कर देते थे, स्टोरी स्टोरीज हो जाता था। वैसे यहां पे भी करते हैं। जैसे सपोज करो बच्चा पढ़ता है, चाइल्ड स्टडी, पर अब क्योंकि बच्चा एक है तो मुझे स्टडीज करना है, तो स्टडीज की स्पेलिंग क्या लगाऊंगा,
वाई का करूंगा आई और साथ में लगा दूंगा ईएस। कहने का अर्थ यह है कि जब कभी ये आपको दिखता है लिखा हुआ तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला एस या ईएस है, ये प्लूरल वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका प्लूरल नहीं होगा भैया, ये वर्ब है, प्लूरल बनता है नाउन का, संज्ञा काउंट हो सकती है जो। आप कुछ लॉजिक समझ गए? ये क्लास अलग है इस वर्ड की, इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उच्चारण के अंग हम पढ़ते थे, उच्चारण के उसके स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उच्चारण के अंग, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण होते थे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह, वही सब है। ये कौन सी कैटेगरी में है? वर्ब। किस कैटेगरी में है? क्रिया, वर्ब की कैटेगरी। हो जाएगी बात क्लियर? बेसिक बातें है ना। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही एक्सपेंड कर रहा हूं आज, और क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टेंस है, अगर इस पे आपकी पकड़ बन गई, आप 90% अंग्रेजी हल हो जाएगी। प्लस जो पीछे की है, यानी कि इज एम आर, वॉज वर, कैन कुड में, माइट, ये भी होगी बात ये। नेक्स्ट और कोई सेंटेंस बताओ मुझे, कोई एक सेंटेंस आगे जो आया हो। वह प्रतिदिन बाजार जाता है। हिंदी वाला सेंटेंस पूरा सुन ले। अब मुझे, एक तो मेरी हिंदी भी होगी एक रात, कैसे लिखते थे? अच्छा, प्रतिदिन बाजार जाता है। आपको एक बेसिक चीज लगाऊं बता दें, जब भी हिंदी का सेंटेंस हम सुनते हैं उसमें बड़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि दोनों अलग अलग भाषाएं हैं, कुछ हद तक ग्रामर मिलता है, सारा नहीं मिलता। हिंदी वाले ग्रामर में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है लास्ट में। मतलब जब तक ता है तक नहीं पहुंचेंगे, हमें नहीं पता है कि लड़की जा रही है लड़का जा रहा है, क्योंकि हिंदी में डिसाइड करता है वर्ब, इंग्लिश में डिसाइड करता है सब्जेक्ट। शुरू में ही पता चल जाएगा ही गोज या शी गोज, लेकिन हिंदी में हमें लास्ट तक सुनना पड़ेगा ती है कि ता है। समझ रहे? थर्ड, हिंदी में पॉसिबिलिटी नहीं है ती और ता के अलावा, या तो मेल जाएगा या फीमेल जाएगी, ट्रांसजेंडर नहीं जा सकता। हम बोलेंगे कैसे? हिजड़ा जाता है कोई, कैसे बोलोगे? जाती है कि जाता है? मतलब इंग्लिश में दो ही ऑप्शन है, आइदर मैस्कुलिन और फेमिनिन। इंग्लिश में कितने हैं? 3, ही गोज, शी गोज, इट गोज। समझ रहे हैं बेसिक डिफरेंस? अच्छा, हिंदी से जब इंग्लिश में आना है तो सबसे पहले देखनी है सब्जेक्ट और फिर देखनी है वर्ब, क्योंकि इंग्लिश में हमें पहले ये चाहिए, ऑब्जेक्ट की बात आएगी बाद में, उसका लेना देना बाद में। तो हमने देखा वह जाता है, ही, और ता है से पता चला कि लड़का जा रहा है, जैसे ही। जाने की इंग्लिश गो। अब गो में स्पेलिंग में ओ आ रहा है, और नॉर्मली जब ओ आता है तो ईएस लगता है, जैसे मैंगो का मैंगोज बनाते थे, ओ आता होता था। वही रूल हमने यहां ले लिया, गोज कर दिया, क्योंकि ही अकेला है, ही गोज। अब बाकी कहानी बाद में। कहां जाता है? बाजार, टू द मार्केट। कब जाता है? रोज। तो एवरीडे या डेली हमने लास्ट में लगा दिया। समझ रहे हैं अब लॉजिक? हिंदी से इंग्लिश में आते हुए सारा सेंटेंस सुन के कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलवेज लुक फॉर द सब्जेक्ट एंड वर्ब फर्स्ट, बाकी कहानी बाद में। पीली खिड़कियां नीली दीवार पर हैं। पीली खिड़कियां नीली दीवार पर हैं, ये सेंटेंस कंप्लीट है। पीली खिड़कियां सब्जेक्ट, येलो विंडोज हैं पहले, आर हिंदी में लिखा लास्ट में, हमें चाहिए पहले। येलो विंडोज आर ऑन द रेड वॉल। खत्म। पीली खिड़कियां नीली दीवार पर हैं, रेड नहीं, ब्लू बॉल, नीली है तो ब्लू बॉल। समझ रहे हैं कुछ बात? तो नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि हम हिंदी बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं तो हमें ये समस्या रहती है, क्योंकि हमने हिंदी पढ़ी होती है, हिंदी से हमारा दिमाग सोचते तो हिंदी में, गालियां तो हम हिंदी में निकालते हैं, सपने तो हिंदी में देखते हैं ना, इंग्लिश में अभी नहीं देखते, बिकॉज इंग्लिश इज सेकेंड लैंग्वेज, इसको बोलते हैं ESL, इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज। और आप अकेले नहीं है, अमेरिका और ब्रिटेन को छोड़ दें तो ऐसे मतलब 80% दुनिया ऐसी पॉपुलेशन जिनके लिए इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है, कईयों के लिए तो थर्ड है, जैसे हमारे लिए भी थर्ड हो जाती है, पहाड़ी भी सीख रखी है हमने। फिर हमारा एक्सपोजर पंजाबी का भी है, लेकिन पंजाबी, पहाड़ी और हिंदी में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही है, क्योंकि उसमें भी सब्जेक्ट लास्ट में आएगा, वर्ब हमारा। लेकिन
जो इंग्लिश है उसमें ये पैटर्न है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसके हिसाब से अपने माइंड को थोड़ा सा फाइन ट्यून करना पड़ेगा, ये प्राइमरी टास्क हो जाता है। कंफ्यूजन बेसिकली क्यों है, ये काम नहीं हो पाता क्योंकि ये काम हमें लाइट की स्पीड से दिमाग में ही करना है। ये पंखा है, इट इज अ फैन, यह पंखा है तो लास्ट में था हिंदी में, लेकिन पहले लेना इंग्लिश में, इट इज अ फैन, जो है वो बाद में आता है। तो ये स्विचिंग करनी एक तो इंपॉर्टेंट है, तभी ट्रांसलेशन कर पाएंगे, क्योंकि हम सीख रहे हैं इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज, क्योंकि बड़े बच्चों को सिखाने के लिए ट्रांसलेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग तरीके हैं ना सीखने के, तो मैं मिक्स कर देता हूं दोनों मेथड, मैं बेसिक से शुरू करता हूं प्लस ट्रांसलेशन कर देता हूं ताकि और आसान हो जाए, पर रूल तब भी याद करने पड़ेंगे, उसके बिना नहीं होगा। अभी तक एक ही किया हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में वो वाक्य आए जिनमें हिंदी वाले वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि आता है, एक तो वो समझने के लिए, पहचान करने के लिए। सेकंड चीज, नॉर्मली इसमें हम वो बातें बोल पाते हैं जो रूटीन एक्टिविटी है, जो यूनिवर्सल या जनरल ट्रुथ है, वो बोल पाता हूं। जैसे वह प्रतिदिन बाजार जाता है, तो देखो इसकी आदत है, क्योंकि क्या हो रहा है, रोज जा रहा है, अभी नहीं जा रहा। आपका भाई है सपोज कर लेते हैं, ये है ना, वह नहीं है, ये राम है। राम प्रतिदिन बाजार जाता है, ही की जगह आ जाएगा राम गोज टू मार्केट एवरी डे। आपसे कोई पूछता है व्हाट डज राम डू, राम क्या करता है, मतलब आप बताओगे आदत। उसने ये नहीं बोला अभी क्या कर रहा है, करता है मतलब रूटीन क्या है। कुछ लॉजिक समझ रहे हो। कॉन्टिन्यूस सेंटेंस हम तब यूज करते हैं, पंखा क्या कर रहे हैं, व्हाट इज, वेयर इज द फैन, हियर इज द फैन, व्हाट डज इट डू, ये क्या करता है, इट मूव्स, इट स्पिन्स, अभी नहीं कर रहा पर करता है ना, अभी थोड़ी कर रहा है पर करता है। जब वो करता है बताना है जनरल ट्रुथ, पंखा तो घूमेगा ही भैया और क्या करेगा। जनरल ट्रुथ बताना है तो इंडेफिनिट लगाना है। अपनी रूटीन बतानी है, अपनी क्या किसी की भी रूटीन बतानी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है। किसी की आदत बतानी है, वह तेज शक्कर पीता है, आदत है उसकी, जब भी चाय पिएगा तेज शक्कर मांगेगा, तो क्या उसकी आदत है, तो प्रेजेंट। कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, गंगा हिमालय से निकलती है, सब इंडेफिनिट में, समझ रहे हैं। जनरल ट्रुथ, 2 और 2 4 होते हैं, 2 एंड 2 मेक 4, मेक है वर्ब, 2 and 2 सब्जेक्ट, मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पर मेक क्यों लगा, मेक्स क्यों नहीं लगा, क्योंकि 2 and 2 दो चीजें, तो 2 और 2 4 होते हैं। ऐसे कैसे कोई भी वाक्य हो जिनमें, जैसे आप कंप्यूटर का एक्सप्लेन करना है आपने कि कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है, देयर इज अ मदरबोर्ड इन द कंप्यूटर, क्योंकि सामने थोड़ी है कि दिस इज द मदरबोर्ड इन द कंप्यूटर। अगर आप फोटो बना रहे हो, अगर आपने डायग्राम बना रखा है तो एरो से लगा सकते हो, इट इज द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। लेकिन आपको ऐसे जनरली बताना है कोई फैक्ट कि भाई कंप्यूटर में एक मदरबोर्ड होता है, देयर इज अ मदरबोर्ड इन द कंप्यूटर, इट हैज 5 पोर्ट्स, फलाना पोर्ट, ढिमका पोर्ट, सारे पोर्ट लिस्ट कर दिए। फिर हार्ड ड्राइव इस पोर्ट से अटैच होती है, HDD अटैचेज विद दिस, वहां अटैचेज करूंगा क्योंकि होती है, वो फैक्ट है, जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ। फॉलो कर रहे हैं अभी बात है। सबके लिए कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट, क्योंकि उधर उस वक्त नहीं हो रहा, वो होता है, अभी थोड़ी कर रहे हैं यहां पर, वो होता है, वो फैक्ट है, इस्टेब्लिश्ड चीजें हैं, समाज की, सिस्टम की, कंप्यूटर की, किसी भी फील्ड की, उन सभी इस्टेब्लिश्ड चीजों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझे लॉजिक। ये इतना पावरफुल टेंस है कि ये हिस्ट्री भी बयान कर देता है। हिस्ट्री को बयान करने वाली कैपेसिटी कैसे है, जैसे आप देखो ना, आप हिस्ट्री पे बाद में आ रहा हूं, पहले आपने कोई सीरियल देख रहे हो, सपोज करो आपने मूवी देख ली, कोई लेटेस्ट मूवी देख डाली, लेटेस्ट अभी आ रखी है वकांडा फॉरएवर, आपने देखी नहीं देखी अभी, चलो जब आप देख लोगे, आपने मूवी देखी और घर जाके सुनानी है स्टोरी, कैसे सुनाओगे। दादी कहानियां सुनाती थी कैसे। 2 टेंस यूज करते थे, अगर पास्ट की कहानी है तो पास्ट इंडेफिनिट, एक राजा था उसकी 2 रानियां थी, देयर वॉज अ किंग ही हैड 2 daughters, एक राजा है उसकी 2 रानियां हैं, देयर इज अ किंग ही हैज 2 daughters। प्रेजेंट को पास्ट में ले जाते थे।
पर आप लाइव चीज सुना रहे हो, कमेंट्री सुनना। हियर कम्स द बॉलर, कम्स, राइट आर्म, फास्ट मीडियम, he goes over the line, the batsman strikes to the cover side, it's a very good cover drive, it is 4। सेंटेंस कौन सा टेंस है? क्योंकि वो कम्स बोलेगा, वो स्ट्राइक्स बोलेगा, वो हिट्स बोलेगा, समझ रहे बात? क्योंकि वो डिस्क्राइब कर रहा है जो चीज उसके सामने हो रही है। और हिंदी में हम जैसे कोई बड़ा इंसिडेंट डिस्क्राइब करना है, कहानी सुनानी है, फिर ये आ गए महाराजा अकबर लेके हाथ में तलवार, ये आता है अकबर, आ गया, हियर कम्स Akbar holding a sword in his hand, he strikes at the opponent and kills him dead right in that instant। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बिल्ड कर सकते हैं even to tell history। हालांकि ये प्रेजेंट का टेंस है, but it has power to convey हिस्ट्री ऑल्सो। बट इन किस सेंस में कन्वे करता है ये कि आप उस कहानी को अभी सुना रहे। नॉर्मली जैसे देखो ना, कोई चीज आपके हाथे चढ़ गई, अब जैसे आपको पिछले कल की क्लास डिस्क्राइब करनी है किसी को, पिछले कल क्या हुआ था, तो उसको आप प्रेजेंट टेंस में भी ले सकते हो टू अ सर्टेन एक्सटेंट। पूरी तरह से तो नहीं आती, पर टू अ सर्टेन एक्सटेंट आ जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमारे पास मोटे तौर पे जो रूल रेगुलेशन आ गए, उसमें डू डज आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, मोटे तौर पे यही है। डू डज को मूव कर लेते हैं क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब है। अभी इसी टेंस को एक्सटेंड कर रहा हूं थोड़ा सा, आप कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे। अब मुझे ये नहीं पता हो जाओगे कि नहीं होगे। चलो इसको फिर एक्सटेंड कर लेते हैं, साथ ही कर लेते हैं क्योंकि बाद में फिर कंफ्यूजन ज्यादा रहती है। कर दो एक्सटेंड, ठीक, समझ लें फिर। राम आम खाता है, लिख दिया मैंने, राम ईट्स अ मैंगो। समझ गए? पढ़ा जा रहा है, राम ईट्स अ मैंगो। इसका नेगेटिव क्या होगा? राम क्या होगा नेगेटिव? बनाओ। वेरी गुड, राम डज नॉट ईट अ मैंगो। जब डज लग जाएगा तो ये एस ईएस में बदल के आ गया, डू के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग गया, ए मैंगो वहीं रहेगा, ईट वहीं रहेगी। क्योंकि वर्ब की देखो ना, ये आ गया डू के साथ, डज बन गया, नॉट लग गया, ईट ही बचा, फिर अ मैंगो, राम। इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो यहां इसको देख के इंटेरोगेटिव अगर बनाना है सिंपली, तो डज हमें खुद से लगाना पड़ेगा, ये देख के कि राम सिंगुलर है और एस लग रखा है, तो इसका बन जाएगा डज राम, ये हट जाएगा, ईट अ मैंगो, और लास्ट में आ जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेटिव। ये तो समझते हो। हिंदी में कैसे चलते हैं वाक्य? राम आम खाता है, राम आम नहीं खाता है, क्या राम आम खाता है, क्यों पूछना होगा तो इससे भी पहले लगाना पड़ेगा वाई। वाई डज, कहां खाता है, वेयर डज राम ईट मैंगो, तो आप जवाब दोगे राम ईट्स मैंगो इन द किचन, इन हिज रूम, जहां भी खा रहा है। फिर कब, कहां, क्यों, कैसे खाता है, हाउ डज राम ईट मैंगो। कई तरह के सेंटेंसेस बन सकते हैं। खैर, पैसिव का क्या लॉजिक है? पैसिव का मतलब होता है, नॉर्मल मतलब, सीधा अर्थ, कि जो करता है राम या कोई भी करता वाक्य के अंदर, उसके ऊपर स्ट्रेस हटा देना है, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म कर देनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, खास करके जब हमने चिट्ठियां लिखनी है, वहां ये बड़ी जरूरी चाहिए। ठीक है जी। राम आम खाता है, इसको रीस्टेट कर दिया। पैसिव में टेंस नहीं बदलता, सेंस नहीं बदलती, सेंटेंसेस के टाइप नहीं बदलते, खाली बोलने का लहजा बदलता है। ये बात ध्यान रखनी है, बोलने का लहजा बदलता है। राम आम खाता है। दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हो? आम राम के द्वारा खाया
जाता है। और देखो समझने वाली बात, यहां भी ता है ती है आएगा, यहां भी ता है ती। सेंटेंस नहीं बदला, मतलब हमारा नेचर ऑफ सेंटेंस नहीं बदलता, सिर्फ क्या बदला, बोलने का लहजा, तरीका। इस बात को हम दूसरे तरीके से बोल रहे हैं, किस एंगल से, कि क्या काम हुआ, क्या काम हुआ, किसके द्वारा, उसकी इंपॉर्टेंस कम कर दी। जहां राम पहले सेंटेंस शुरू कर रहा था, आकड़ रहा था कि मेरे बिना बात नहीं बन सकती, अब उस भाई को हमने खींच के इधर कर दिया साइड में कि के द्वारा हम लास्ट में लगाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास बेसिक काम क्या करवाना है, सब्जेक्ट नया आ गया, आम खाया जाता है, राम के द्वारा बिकम्स सेकेंडरी, इट्स इंपॉर्टेंस हैज नाउ डिक्रीज्ड। ठीक है जी। इंग्लिश में ये चीज कैसे एक्सप्रेस करनी है, उसके कुछ रूल है, पहले रूल लिख लो, फिर हम बना लो एक छोटा टेबल। तो इंग्लिश के अंदर जैसे सब्जेक्ट जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा होगा इंडेफिनिट के अंदर, जब पैसिव में जाएगा तो नया क्या बन जाएगा, एक तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आपस में चेंज होगी सारे केसेस में, सारे केसेस में जो पहले ऑब्जेक्ट था अब बन जाएगा नया सब्जेक्ट, इधर आ जाएगा उठ के। फिर इसके साथ इसके अकॉर्डिंग ये जो नया सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग इज एम आर में से जो भी एप्लीकेबल होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं अभी, जो एप्लीकेबल होगा वो लगा देना। अगर सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर, और अगर यहां गलती से आई आ गया चेंज होने के बाद तो बन जाएगा एम। एक चीज, इसके बाद क्या बचा, ये सब्जेक्ट भी है, ये सब्जेक्ट अच्छा सॉरी वर्ब है, उसके बाद वर्ब जो यहां फर्स्ट फॉर्म लग रही थी एस या ईएस के साथ लग रही थी, वो सारी चीजें गड़बड़ खत्म हो जाएंगी। अब यहां सीधी आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब यहां सब्जेक्ट बच गया, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ जगह बदल लेगा और लास्ट में चला जाएगा। इसको मैं ऐसे करके इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि ये ऑब्जेक्ट था जो सब्जेक्ट बन गया है और ये सब्जेक्ट था जो ऑब्जेक्ट बन गया है। इससे पहले इन दोनों के बीच में एक ऐड करना है, उसको भी कर ही रखो। हालांकि सभी केसेस में ये काम नहीं करता पर हमें फिर भी चाहिए बाय, ये लिख लेना बीच में बाय। बाय का सिंपल हिंदी में अर्थ होता है के द्वारा। ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक्टिव पैसिव आपके सिलेबस में तो समझ लें, फिर मैं ट्रिक भी बता दूंगा। अगर यहां नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव होते हैं, उनमें लगता है सब्जेक्ट के साथ या तो डू नॉट लगा होगा या डज नॉट लगा होगा, प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इनडेफिनिट के अंदर यही फॉर्मूला है, नॉर्मल फॉर्मूला जनरल। इसका पैसिव दो तरीके हैं समझने के। इसका पैसिव पहला तरीका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इज एम आर तो लगाना ही है, और ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद क्या लगना है, नॉट। एक तरीका समझने का, इसको आप पॉजिटिव सेंटेंस कंसीडर कर लो, इसका नेगेटिव बना लो तो इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट ही आना। और इधर से आना है तो इसका ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट में गया, फिर डू नॉट या डज नॉट के अकॉर्डिंग, अगर डज नॉट लगा होगा तो मतलब सिंगुलर है, पर हमने नया सब्जेक्ट देखना है, फिर उसमें इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट फिट करना है, वर्ब की फॉर्म थर्ड ही रहेगी, बाय लगाना है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। एग्जाम्पल से और ज्यादा समझ आएगा, पहले रूल लिख लो। इंटेरोगेटिव वाले केस में क्या होता है, यहां सेंटेंस शुरू होता है डू या डज के साथ, यही होता है ना, अरे यही होता है, डू राम ईट, डज राम ईट मैंगो, यही आएगा। लेकिन इधर जब जाना है तो यहां तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई है, तो अब इनसे शुरू कर देना है। डज राम ईट मैंगो का हो जाएगा इज अ मैंगो ईटन बाय राम। आ जाएगा समझ, पहले लिख लो। यहां इज, एम, आर तीनों ही हो सकते, मतलब वर्ब पहले कर देनी, बाकी सेंटेंस वैसे ही। अगर इसमें भी WH लगाना है, वेयर डज राम ईट मैंगो, यहां हो जाएगा वेयर इज मैंगो, मतलब वो जो WH वर्ड लगने हैं वो इस वाले से पहले ऐड कर देंगे। तो आपने एक नया लिखना ये फॉर्मूला और उधर लेफ्ट साइड को ऐड कर लो,
WH वर्ड लिख डालो अलग से, आपके ये 4 हो जाएंगे फिर उधर कॉपी पे। पेपर में जरूर आने हैं, ये भी मान के चलो, ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएंगे, पक्का आएंगे। अब कोई सैंपल लो जो आपने किया था पहले। पहला था मैं, कुछ था मैं हर सुबह चाय पीता हूं। ठीक है। आई टेक टी एवरी मॉर्निंग। मैंने आई टेक टी तक ही लिया फिलहाल, इतना बहुत है। एवरी मॉर्निंग छोड़ दो, मैं चाय पीता हूं। टेक की जगह पे आप और क्या वर्ब लगा सकते हो? ड्रिंक। टेक लेना, ड्रिंक पीना। ठीक है जी। मैं चाय इंजॉय करता हूं, आई इंजॉय टी। अब क्योंकि आई लग रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अगर यहां ही होता तो होता टेक्स, ड्रिंक्स, इंजॉयज। शी होता तब भी टेक्स, ड्रिंक्स, इंजॉयज। अगर वी होता तो फिर से टेक, ड्रिंक, इंजॉय। ये तो समझ गए? अच्छा, जहां पे आपने ये रूल लिखे उधर साइड में ऐसा लिख दो, आई टू मी, ही टू हिज, हिम, शी टू हर, इट का इट ही रहता है, वी का अस, दे का देम। कोने में कहीं लगा रखो। लग गया? ये है क्या? अगर सब्जेक्ट में होगा तो ये वाले लिखने हैं। ये है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कन्वर्शन, कि अगर वी सब्जेक्ट में होगा और दूसरी साइड जाना है तो अस बन जाएगा, इट इट ही रहेगा, शी हर बन जाएगा, ही हिम बन जाएगा, आई मी बन जाएगा, दे देम बन जाएगा, यू का यू ही रहेगा, यू का यू ही रहेगा। और कोई आएगा तो साथ में देख लेंगे। लिख दिया? अच्छा, अब मैं सेंटेंस पे आ जाता हूं। आई ड्रिंक टी। सबसे पहले तो यह पहचानना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट आई, वर्ब ड्रिंक टी। जब पैसिव बनाना है तो हिंदी में अर्थ हो गया मैं चाय पीता हूं, चाय मेरे द्वारा पी जाती है, तो चाय पहले आ रहा है। ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट। सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर है तो इजम आर में से क्या बचा? इज। पीने की इंग्लिश ड्रिंक, थर्ड फॉर्म ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। टी इज ड्रंक, और बाय हमने अपनी तरफ से लगाना है, आई की कन्वर्शन हो जाएगी। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। एक चीज अब मान लो इधर लगाना था आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, तो टी इज ड्रंक बाय मी, अदर वर्ड्स ऐड कर, कोई दिक्कत नहीं। कमरे में चाय पीता हूं रोज, आई ड्रिंक टी इन द रूम, टी इज ड्रंक बाय मी इन द रूम। एडिशनल इंफॉर्मेशन। यहां हम किस चीज को मैनिपुलेट कर रहे हैं? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को। एक और वाक्य देखो, पेपर में भी ऐसे जरूर आते हैं। आई स्लीप, इसका पैसिव बनाओ। बनेगा? बन जाए? क्या बन सकता है? क्यों? क्योंकि हमारे पास तीसरा शब्द ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम सब्जेक्ट बनाए। याद रखें, दो तरह की क्रियाएं होती हैं, दिमाग में रखनी है बात। सारे एक्टिव सेंटेंस पैसिव में नहीं जा सकते। क्यों? दो तरह की क्रियाएं रहती हैं, एक को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, एक को बोलते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब।
ट्रांजिटिव का अर्थ है जिसमें ट्रांजिशन होती है, एक्शन सब्जेक्ट से शुरू होके ऑब्जेक्ट तक जाता है, उसको प्रभावित करता है, उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा तो पैसिव बनाऊंगा। एक होती है इनट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव का मतलब है एक्शन इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, इट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट। राम या मैं सोता हूं, खत्म, इसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। तो कई बार ट्रिकी क्वेश्चन डालने के लिए वो ऐसे डाल देगा, आपको बोलेगा नीचे कन्वर्ट इनटू पैसिव, तो आप आंसर क्या लिखोगे, द सेंटेंस डज नॉट चेंज। देखो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, वाक्य नहीं बदलता है, वाक्य बदलता है, सेंटेंस चेंजेस, वाक्य नहीं बदलता है, सेंटेंस डज नॉट चेंज। अच्छा, यहां लिख सकते हो नो पैसिव पॉसिबल, कारण देना होगा तो बिकॉज ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन या ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट, सो नो पैसिव टाइप या पैसिव वर्शन इज पॉसिबल। समझ में बात? अब एक दो वाक्य लिखने और पैसिव बनाने हैं। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, इंग्लिश लिखनी सीधी, हिंदी में लिखनी। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, क्या बनाया, चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, पैसिव। यहां देखो दूसरी चीज ध्यान रखनी, ठीक बना रहे हो आप, चिल्ड्रन प्लूरल है, क्रिकेट सिंगुलर है। जब क्रिकेट इधर आ जाएगा, अब हमने इसके अकॉर्डिंग लगाना है, क्योंकि क्रिकेट गेम है तो इज प्ले का प्लेड बाय चिल्ड्रन का चिल्ड्रन। अगर प्रोनाउन होता जैसे दे प्ले क्रिकेट, तब क्रिकेट इज तो बनना ही है, प्लेड भी आना ही है, क्रिकेट इज प्लेड बाय दे का देम, ठीक हो जाएगा ये। और बनाओ, मम्मी दाल पकाती है, मम्मी दाल पकाती है, दाल की दाल ही रहने दो इंग्लिश, पकाती है मतलब कुक का और क्या हो जाएगा, मदर है तो क्या हो जाएगा, कुक्स होगा एक तो, दूसरा मेक भी हो सकता है, तीसरा प्रिपेयर भी हो सकता है, प्रिपेयर। हाँ बनाओ बनाओ, वर्ब कोई सी भी लगा दो, चाहे मेक, चाहे प्रिपेयर, चाहे कुक। क्या बना, बोलो, इतना तो टाइम नहीं है। पहले मदर कुक्स दाल या मदर प्रिपेयर्स दाल, मदर मेक्स दाल, कोई एक ले लिया मैंने। अगर लिया मैंने मेक्स तो होगा दाल इज मेड, मेक मेड मेड होता है थर्ड फॉर्म, बाय मदर, दाल इज प्रिपेयर्ड बाय मदर। मैं सीता को पत्र लिखता हूं, फिर कंफ्यूज हो गए, सीता को पत्र लिखता हूं, पहले क्या सोचना है, मैं लिखता हूं, पहले कहानी वो, आई राइट अ लेटर टू सीता। हिंदी सुन के कंफ्यूज होते हैं हम, वो नहीं करना है, पहले से ढूंढना सब्जेक्ट कौन सा है और वो पकड़ो। मैं सीता को पत्र लिखता हूं, बना, बन गया, क्या बना, आई राइट अ लेटर टू सीता। अब बनाना पैसिव, मतलब टू सीता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, हमें ढूंढना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अ लेटर इज रिटन, क्योंकि सिंगल लेटर है, अ लेटर इज राइट की थर्ड फॉर्म, रिटन बाय मी टू सीता। ऐसा भी लिख सकते हो, अ लेटर इज रिटन टू सीता बाय मी, वो भी चल पड़ेगा। ये फ्रेज आप आपस में मतलब स्विच कर सकते हो, अ लेटर इज रिटन टू सीता बाय मी, हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट, हम ग्रामर पढ़ते हैं, हम ग्रामर पढ़ते हैं। अपना करना है, खुद अपना दिमाग चलना चाहिए। अगर दूसरे की कॉपी हिंट के लिए भी देखनी पड़ रही है, मतलब नहीं आया। हम ग्रामर पढ़ते हैं,
हम इंग्लिश भी पढ़ते हैं, स्टडी। ऐसे ध्यान रखना, अगर सब्जेक्ट दिया हो तो स्टडी, बुक दी हो तो रीड। बुक स्टडी नहीं होगी, बुक होगी रीड। ग्रामर है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है तो स्टडी, क्योंकि दोनों पढ़ना ही है ना। जैसे मैं चिट्ठी पढ़ता हूं तो स्टडी, स्टडी होता है ज्यादा ध्यान पूर्वक चीज कर रहा हूं, पर तो स्टडी लगता है सब्जेक्ट के लिए। तो यहां हो गया वी स्टडी ग्रामर, वी स्टडी ग्रामर। और पैसिव क्या बना? ग्रामर इज स्टडीड। और स्टडीड, जब स्टडी स्टडीड स्टडीड होता है तो उसमें भी स्पेलिंग STUDIED, स्टडीड बाय अस। अगर मैं ऐसे बोलूं कि हम ग्रामर की पुस्तक पढ़ते हैं तब, वेरी गुड, हाँ, वी रीड, क्योंकि किताब बता रही, वी रीड। अगर स्पेसिफिक बुक है तो द, कोई बुक है तो ए, वी स्टडी द बुक ऑफ ग्रामर। ग्रामर बुक भी लिखना वो गलत हो जाएगा। अब इसका कैसे पैसिव है? यस, क्योंकि इसमें क्या हुआ, वी में तो सिंगल ही वर्ड है, सब्जेक्ट में वी, रीड भी ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट कितना लंबा हो गया, ये सारा ही ऑब्जेक्ट है, सारा ही उठा लेना है, द बुक ऑफ ग्रामर। अब ये सिंगुलर है कि प्लूरल, ये पता चलेगा हमें ऑफ से पहले जो शब्द है वो कैसा है। अगर यहां ऐसा होता वी स्टडी या वी रीड बुक्स ऑफ ग्रामर, तो ये सारा उठाता मैं, बुक्स ऑफ ग्रामर, पर ये हो जाता प्लूरल। तो क्या लगाता, बुक्स ऑफ ग्रामर आर स्टडीड बाय अस। लिख लो, ये बुक्स ऑफ ग्रामर वाला लिखो। लिख दिया। नेक्स्ट टास्क है, जितने भी सेंटेंस अभी पैसिव के लिखे, इनके नेगेटिव, इंटरोगेटिव और वाई से सेंटेंस बनाने। एग्जाम्पल, बुक्स ऑफ ग्रामर आर स्टडीड बाय अस। नेक्स्ट होगा, बुक्स ऑफ ग्रामर आर नॉट स्टडीड बाय अस। आर बुक्स ऑफ ग्रामर स्टडीड बाय अस? Where are books of grammar studied by us? Why are books of grammar studied by us? Why are books of grammar not studied by us? ऐसे पैटर्न बना के देखने, ठीक है। फिर इसके बाद टास्क होगा कि जो बचे हुए सेंटेंसेस आपके एक्सरसाइज के बच्चे जो 6-7 हैं, जो आज सुबह भेजी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, उनमें देखो कितने के पैसिव बन सकते हैं। सेंटेंस देख लेना, सबके तो बनेंगे नहीं, गैस करना किसके बनेंगे, जो बना के और फिर उसकी वेरिएशन लिखनी है, ठीक है। बाकी आपको लगभग आधे घंटे का ब्रेक है, मैं दोबारा इज और नॉट कंबाइन, एम और नॉट। एक सैंपल ले रहा हूं, सैंपल था शी लाइक्स मी। इसको करेंगे जरा चेंज, शी लाइक्स मी, मी का बनेगा आई, यहां को आगे तो आई के साथ लगता है एम। इसकी थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाय शी का बन जाएगा हर, ठीक है जी। पेपर में ये वाला नहीं आना है, पेपर में आएगा ये वाला, क्या बनेगा, मी का आए, एम तो लगना है, नोज, नोज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी नो न्यू नोन, बाय नहीं आता, पर ये स्पेशल केस है, इसको अलग से कर लेंगे। वैसे कुछ जो हमारी वर्ब्स हैं जो बाय नहीं लेती इसके साथ, इसकी जगह क्या आता है, बस यहीं पे एक नंबर बनेगा। तो इसका बनेगा क्या, आई एम नोन टू हर। बस नो जब भी आएगा पैसिव में, उसके साथ बाई की जगह क्या लगता है, टू। सवाल आता है हमेशा जहां पे कोई चीज डिफरेंट हो रही है, रूल या पैटर्न वाली तो सारे कर लेते हैं, लेकिन जहां पे कोई एक्सेप्शन होगी, अपवाद बोलते थे हम हिंदी में। चलिए उस पे बाद में चलते हैं, ये तो एक आपको सैंपल दे दिया। आई एम लाइक्ड
बाय हर, पहली चीज। दूसरा मैंने बोला कंबाइन करके देख लो, जैसे नॉट बनाना होगा तो आई एम नॉट लाइक्ड बाय हर, एम नॉट कैन बी कंबाइंड टू बिकम आइंट, क्या बोल देते हैं, आइंट। अगर इसकी जगह पे ही होता तो लगता इज नॉट, तो बन जाता ही इजंट। इसको लिखते हैं आई एस एन, ए अपोस्ट्रोफी वाला कॉमा लगा के ऐसा इजंट। आर और नॉट को कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा आरंट। क्लियर है जी। नॉर्मली तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क कब पड़ता है जब हमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है, क्योंकि अब होगा क्या, मैंने ऐसा लिख दिया आई एम नॉट लाइक्ड बाय हर, जब इंटेरोगेटिव में लेके जाऊंगा एम को ले जाऊंगा, एम आई नॉट लाइक्ड बाय हर। लेकिन अगर मैंने यूज ही क्या किया है, आई एंट, चेंज उठा के क्या ले जानी थी, एम, लेकिन नॉट तो इसके साथ चिपका दिया है, वो तो फ्यूज हो गए दोनों, तो ये पूरा का पूरा ही उठा के ले जाना, एंट आई। फिर एम आई नॉट की बजाय मैं बोलूंगा एंट आई लाइक्ड बाय हर, ये नॉट इधर ही आ गया सीधा। ये थोड़ा बात समझ गए, मतलब अगर नॉट इकट्ठा बोल रहे हो, इकट्ठा बोल रहे हो, और जब वो मूव करेगा हेल्पिंग वर्ब तो वो नॉट साथ ही मूव कर जाएगा इधर को, ये भी एक वेरिएशन बनेगी। जैसे अब इसको एक और सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, राम लाइक्स टी, टी इज लाइक्ड बाय राम, नॉर्मल सेंटेंस, राम सॉरी टी इज लाइक्ड बाय राम। फिर अब नॉट लगाना है तो मैंने लगाया टी इजंट लाइक्ड बाय राम। अब इंटेरोगेटिव ये सारे उठा लेना है, इजंट टी लाइक्ड बाय राम, क्यों नहीं पसंद करता राम चाय, वाई इजंट टी। तो जैसे ये क्रिकेट वाला बता रही थी, इज क्रिकेट नॉट प्लेड, वहां ये लिख सकती है इजंट क्रिकेट प्लेड, बात एक ही है। पर सॉरी, स्पोकन में ये चीजें बड़ी मैटर कर जाती हैं, क्योंकि ये इज नॉट कई बार फंस जाता है मुंह में, इजंट इजी निकल जाता है। ऐसे ही डजंट, अगर सीधा ही सेंटेंस हो, एक्टिव वाला हो, राम डज नॉट लाइक टी, राम डजंट लाइक टी, डजंट राम लाइक टी, व्हाई डजंट राम नॉट लाइक टी, व्हाई डजंट राम लाइक टी। नॉट वाला अलग बोलने की बजाय हम मेन हेल्पिंग वर्ब के साथ इसको फ्यूज करके भी यूज कर सकते हैं, बन जाएगी बात ये। मतलब अलग अलग वेरिएशन में इसलिए बता रहा हूं, ये बताने के लिए कि ये सारा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही अंदर है। ठीक है जी। अब जैसे मैंने आपको सैंपल एक और देते हैं, दैट ट्री लुक्स हैप्पी, दैट ट्री लुक्स हैप्पी, वाई। एक तरीका ये होता है पूछने का, वाई डज दैट ट्री लुक्स हैप्पी। देखो सेंटेंस, दैट ट्री लुक्स हैप्पी, यहां मैंने हिंदी वाला जो दिखता है उसको ट्रांसलेट कर दिया लुक के साथ लुक्स में। ये है पेड़ या वह पेड़, क्योंकि दूर है मेरे से, खुश दिखता है, दैट ट्री लुक्स हैप्पी। अब मैंने सवाल पूछा, या तो ऐसे पूछ लूंगा दैट ट्री लुक्स हैप्पी, वाई, क्यों भाई, या वाई दूसरा तरीका, वाई इधर नहीं लगाना हो, यहां लगाना हो। अब लुक्स है तो डज लगना है, इसलिए वाई डज दैट ट्री लुक हैप्पी। अब लुक्स नहीं बोलूंगा क्योंकि डू के साथ डज, यहां ईएस लगा दिया तो ओके है। अब इसका जवाब कैसे होगा, इमेजिन करो कोई जवाब, क्रिएटिव कुछ भी, बुद्धि लगाओ, क्यों होगा पेड़ हैप्पी, पेड़ क्यों खुश होता है, सोच सकता है कोई। आर यू हैप्पी, यस या नो में, आर यू हैप्पी, वाई आर यू हैप्पी, बिकॉज, वाई आर वी हैप्पी, Why is anybody happy? सोचो, Are you happy? You look sad. देखो सेंटेंस, You look sad. क्योंकि you के साथ that tree था तो looks, क्योंकि ये सिंगुलर था, पर you के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी खाली, I, we, you, they,
यू लुक सैड, व्हाई? आंसर क्या हो सकता है, सोचो, कोई फ्रेम करो दिमाग में। आई एम सैड बिकॉज, क्या हो सकता है, सोचो। आई लॉस्ट माई मनी, ओके। आई एम सैड बिकॉज आई लॉस्ट माई मनी। कॉम्बिनेशन देखने की कोशिश करनी है यहां। मतलब अभी ये आंसर प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं दे पाया, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में आपके सामने कोई कंडीशन है दिख रही है मुझे, लेकिन उसका कारण जरूरी नहीं है यही छुपा है प्रेजेंट में, पास्ट में हो सकता है। जैसे उसने बोला आई लूज माई मनी, नहीं आई लॉस्ट माई मनी। लूज माई मनी बोलता तो मैं मनी लूज करता हूं, अभी थोड़ी का, वो उसकी आदत थोड़ी है, वो एक टाइम का इंसिडेंट था कि इससे पैसा खो गया, तो आई लॉस्ट माई मनी, दैट इज व्हाई आई एम सैड या आई एम नॉट हैप्पी, ऐसा बना सकते हो। अब पॉइंट जो हमने लेके चलना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं जनरल ट्रूथ को एक्सप्लेन करने के लिए, पॉजिटिव चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्लेन करने के लिए, जियोग्राफिकल फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि वो भी यूनिवर्सल होते हैं, है ना। और इसमें इज एम आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी, वुड, शुड, इन सबको बी लगा के हमने इस्तेमाल करना सीखा है। इन सबके कॉम्बिनेशन से हमारा 90% जो टेंस हम रूटीन में बोलते हैं वो निकल के आते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने आपको पैसिव भी बताया है। पैसिव में वो क्या करता है, खाली एजेंसी बदल जाती है, कर्ता की इंपॉर्टेंस कम कर देते हैं और कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के शुरू करते हैं। इसका इस्तेमाल कहां होता है, नॉर्मली ये वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां पे हमारा एम्फेसिस, हमारा मकसद खाली ये बताना है कि किसके साथ हुआ, क्या हुआ, किसने किया, वो नहीं बताना। जैसे अब ऐसे दैट ट्री लुक्स हैप्पी, इसका पैसिव नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, देखो, हैप्पी इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, लुक्स इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, इसका कोई पैसिव नहीं है ना। लेकिन जैसे अभी हमने किया था, राम ड्रिंक्स या लाइक्स कॉफी या टी, जो भी लिखना है, राम ड्रिंक्स टी, इसका पैसिव बनाया, क्या बनाया, बनाओ, टी इज ड्रंक बाय राम, बन गया, ठीक है। अब इस सेंटेंस को पैसिव में लिखने का मकसद ही क्या है, मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि मुझे सिर्फ ये एम्फेसाइज करना है कि क्या हुआ, ये नहीं बताना किसने किया, ठीक है। तो टी इज ड्रंक, खत्म। इसको बोलते हैं जहां सब्जेक्ट रिमूव कर देते हैं हम, इम्पर्सनल पैसिव। इम्पर्सनल का मतलब है जो एजेंसी है करने वाला, उसका नाम खत्म, उड़ा दिया। चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड। मैंने नहीं बताना किस कौन खेल रहा है, मैंने खाली ये बताना है क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट इज प्लेड। कौन खेल रहा है वो ऐड करने के लिए मुझे खाली क्या लगाना है, बाय। कौन खेल रहा है, जो भी खेल रहा है उसका मैं नाम लिख दूंगा, बच्चे हैं, दे है तो देम लिख दूंगा, राम खेलता है, सीता खेलती है, ऐसा ही रहेगा। ये वाली चीज जो लिख दी ना, चिल्ड्रन से डिफाइन होगी कि इसे मार लगना है, यहां पे जो मर्जी लिखते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, देम लिखो, चिल्ड्रन लिखो, चाइल्ड लिखो, जो मर्जी लिख दो, ऐसा कि नहीं। अब ये कर क्यों रहे हैं हम बेसिकली, अब जैसे इमेजिन करो कि आपसे कोई गलती होगी, मोहन ने राम को सपोज कर लेते हैं, उसने थप्पड़ लगा दिया और किसी तीसरे लड़के ने देख लिया। अब उसका दोस्त है, आके इंक्वायरी होगी, प्रिंसिपल सर ने पूछ लिया कि भैया मोहन को थप्पड़ किसने मारा, राम को थप्पड़ किसने मारा, मोहन ने मारा, सपोज कर लेते हैं। अब वो बताना तो चाहता है कि थप्पड़ मारा गया, पर ये नहीं बताना चाहता कि किसने मारा, तो वो कैसे बता सकता है, पैसिव में, है ना। देखो राम, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस समझो कहां कहां यूज करना है। मोहन स्लैप्स, मारता है, थप्पड़ मारने की इंग्लिश राम। अब श्याम ने बता देना है, ईमानदार लड़का है, उससे झूठ तो नहीं बोला जाएगा, पर वो मोहन से डरता भी है, उसका दोस्त भी है कि यार मोहन का नाम नहीं फंसना चाहिए, तो उसको क्या बताना है, सिर्फ ये बताना है कि राम को थप्पड़ मारा गया,
वो लिखेगा राम इज स्लैप्ड, पर बाय मोहन नहीं बोलेगा। समझ रहे हैं बात? पैसिव का यूज व्हेन वी हैव टू टेक आउट और रिमूव द आइडेंटिटी ऑफ द डूअर, करने वाले कर्ता की आइडेंटिटी खत्म कर देनी है या उसकी इंपॉर्टेंस कम कर देनी है। और कहां यूज होगा? ऑफिशियल लैंग्वेज में। ऑफिशियल लैंग्वेज में जैसे इस सेंटेंस को बनाइए, सॉरी पूरा ही चला गया, बनाइए पैसिव। क्या है? आई रिक्वेस्ट यू। क्या करोगे फिर? यू को इधर ले आओगे, यू के साथ इज एम आर में क्या लगेगा? कैसे पता चला कि इज एम आर लगाना है? वो पता चला हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तभी पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सेकंड फॉर्म होती तो पास्ट इंडेफिनिट होता, अभी वहां पहुंचे नहीं है। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू मतलब यू इज एम आर में से चॉइस किया आर, इसकी थर्ड फॉर्म, और आगे आ गया बाय मी आएगा। लेकिन जब हम लेटर लिख रहे होंगे तो वहां ऐसे नहीं लिखेंगे आई रिक्वेस्ट यू, यू आर रिक्वेस्टेड, और ये वाली चीज खा जाएंगे, क्योंकि वहां किसके ऊपर प्रेशर, किसके ऊपर एम्फेसिस करना है, किसके ऊपर बल देना है? खाली जो मेन बात है करने वाले के ऊपर एम्फेसिस नहीं है, एक्शन के ऊपर और किसके ऊपर इंपैक्ट हुआ, बस वो। सो यू आर रिक्वेस्टेड, और जो काम करवाना है उसके लिए ऐड कर देते हैं टू गिव मी लीव या सैंक्शन मी लीव फॉर 2 days। आई रिक्वेस्ट यू टू गिव मी लीव फॉर 2 days, वो है एक्टिव का सेंटेंस, मतलब आपकी पर्सनैलिटी इन्वॉल्व हो रही है। लेकिन जब हम लेटर में लिखेंगे, फॉर्मल लैंग्वेज में बोलता हूं जिसको, औपचारिक भाषा, वहां पे आई रिक्वेस्ट यू नहीं, यू आर रिक्वेस्टेड। समझ गए अब कहां लेके जाएंगे? प्लस ये भी नहीं है कि एक्टिव है तो एक्टिव ही चलाना है, पैसिव है तो पैसिव ही चलाना है। लैंग्वेज, योर ग्रामर और योर लैंग्वेज व्हाट यू राइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। कॉम्बिनेशन है, कुछ एलिमेंट ए जैसे पैसिव का आ गया, आगे एक्टिव का, टू सपोज करो फॉरगिव मी, ये लिखना है आई रिक्वेस्ट यू टू फॉरगिव मी, इसको मैं चेंज करके ऐसे लिख सकता हूं यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये अदर वर्ड्स है, यू आर रिक्वेस्टेड टू फॉरगिव मी। समझे कुछ बात? ये वाला हिस्सा पैसिव में चला गया, बाकी वाला हिस्सा एक्टिव में ही रहा। तो जब हम एक्चुअल में, जैसे अभी हमने न्यूज़पेपर ही पढ़ना है सपोज, तो वहां पे कॉम्बिनेशन लिखा होगा। ये नहीं होगा कि अगर एक्टिव लिख रहा है तो एक्टिव ही लिखता रहेगा, पैसिव लिख रहा है पैसिव ही लिखता रहेगा, ऐसा कभी नहीं। चलिए अब इससे पहले मैं आगे चलूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही वेरिएशन लेनी है, एक और ले लो। एक चीज तो ये नोट कर ले, जैसे हमने अभी बोला आपको कि आई डोंट लाइक टी, इसका अर्थ है कि मुझे चाय पसंद नहीं है, यही बोला। मुझे चाय पसंद है तो मैं क्या लिखूंगा? आई लाइक टी, यही लिखूंगा। मुझे बड़ी ज्यादा पसंद है, आप एक तरीका आई हो सकता है। सेकंड तरीका, उसको हम खास तौर पे स्पेशल यूजेज बोल सकते हैं। स्पेशल यूजेज में क्या करते हैं हम? नॉर्मली तो जो पॉजिटिव सेंटेंस है वहां डू डज नहीं आता, नॉर्मली पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज नहीं आता, आएगा नेगेटिव में, आएगा इंटरोगेटिव में। लेकिन अगर पॉजिटिव में डू डज डाल दूं तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? आई लाइक टी, चाय पसंद है, पक्का पसंद है, बड़ी ज्यादा पसंद है, आई डू लाइक टी। आप यहां पे पॉजिटिव में ही ऐड कर दिए डू। ये डू क्या करेगा? ये एम्फेसाइज कर देगा आपकी लाइकनेस को, जो वो आप बोल रहे हो उस एक्शन को एम्फेसाइज।
कुछ समझे बात? आई गो टू कॉलेज एवरी डे। डू यू रियली गो टू कॉलेज एवरी डे? आई डू गो टू कॉलेज एवरी डे। तो जब वो डू बोल दिया, हालांकि नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, डू नॉट वाला डू नहीं, सिंपल डू लगाया, तो इसका अर्थ हो गया कि आप उस काम को अवश्य करते हो। बस ये फर्क पड़ता है। पहुंचे कहीं कि नहीं पहुंचे? ऐसे ही अगर शी होता तो, हाँ जी, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी यहां पे हो शी, तब बनना था शी डज नॉट लाइक टी, लेकिन फिर मैंने बोलना है कि वो चाय पसंद करती है, पीती है लड़की चाय, तो शी लाइक्स टी, यही होता, शी लाइक्स टी। मुझे बोलना है कि पक्का पीती है, कंफर्म है कि उसको चाय अच्छी लगती है, तब शी डज। अब क्योंकि वो एस या ईएस यहां आ गया, यहां क्या बच गया? खाली। बस ये ध्यान रखना होता है। हिंदी में अर्थ हो गया कि वह अवश्य चाय पसंद करती है। एक तो वेरिएशन ही है, नॉर्मली ये भी आता है, तंग करने के लिए आता है। जैसे एक ये सेंटेंस बड़ी बारी आता है ट्रांसलेट करने को, वह अपना काम करता है। लिखो, क्या लिखोगे? क्या लिखा? आपने लिखा काम करने के लिए इंग्लिश डू। ही, अब ही है तो डू के साथ ईएस लगेगा ही। ही डज हिज ओन वर्क। अब झगड़ा तो तब आएगा जब नॉट लगाना है। अब नॉट लगाओ, नॉट लगाना है, लगा दो, लग जाएगा। वेरी गुड। ये डू था, डज बनाया मेन वर्ब। अब एक और डज चाहिए क्योंकि नेगेटिव लगाना है, नेगेटिव के लिए डज नॉट चाहिए ना, वो लग गया, ये वाला लग गया, तभी कंफ्यूज करना नहीं है। ही डजंट कर दिया मैंने, डज नॉट, डजंट डू, इसका फिर डू ही रह गया, ये ईएस मूव करके हेल्पिंग वर्ब में आ गया। है दोनों सेम ही, एक मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है सेम ही। ही डजंट डू हिज ओन वर्क, एक तरीका। मैंने बोला कि वो पक्का अपना काम करता है, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, एक तरीका ये है। डू की सहायता से ही बोलना हो तो, जैसे वह पक्का चाय पसंद करती है, शी डज लाइक टी, ही डज डू हिज ओन वर्क। समझ गए लॉजिक? ऐसे ट्रिकी वाले आते हैं पेपर में, इजी वाले नहीं पूछता, वो थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आगे चलो, हो गया ये समझ गए बात इतना सा। नेक्स्ट इसमें पॉसिबिलिटी, इसमें चाहे हेडिंग दे दे मल्टीपल वर्ब्स। मल्टीपल वर्ब्स, एक से ज्यादा काम है। तो पहला काम, मम्मी बर्तन धोती है, खाना पकाती है, झाड़ू देती है और गाना गाती है। बनाओ, कैसे करोगे इसको? इंडिविजुअल सेंटेंस बोल के देखो पहले अपने पास। मम्मी बर्तन धोती है, मदर वॉशेस डिशेस, या मदर डज डिशेस, जो हम नॉर्मल स्पोकन में बोल देते हैं। आई एम डूइंग द डिशेस मतलब मैं बर्तन साफ कर रहा हूं। डूइंग द डिशेस में कुछ भी हो सकता है, बर्तन कपड़े से साफ कर रहे हो, आप पानी से साफ कर रहे हो, दैट इज। मदर वॉशेज डिशेस चल पड़ेगा, एक काम ये। सेकेंड काम, मदर क्लीन्स द हाउस, मदर स्वीप्स द हाउस, मदर सिंग्स अ सॉन्ग। चार काम बता दिए, लेकिन मैंने एक सेंटेंस में डालने हैं। मदर कॉमन है, सारे काम कर रहे हैं, तो मदर पहला काम, सपोज करो वॉशेस द डिशेस, कॉमा, दूसरा काम क्लीन्स द हाउस, तीसरा काम स्वीप्स इन द हाउस,
and sings a song. ध्यान देने वाली बात, जितनी भी वर्ब्स मैं लगा रहा हूं, डिशेस के बाद कॉमा लगा के क्लीन्स, तो ऐसे यहां दोबारा लगा दिया क्योंकि ये मदर से रिलेटेड है। फिर अगला जो हमने करवाना है काम, कॉमा लगा के अलग कर दिया, स्वीप्स इन द हाउस, और जो लास्ट काम है उससे पहले एंड लगा के अलग कर दिया। ये तो नॉर्मल बातें हैं ना। इसको हम लोग एंड से भी लिख सकते थे, मदर वॉशेस द डिशेस एंड क्लीन्स द हाउस एंड स्वीप्स द हाउस एंड सिंग्स अ सॉन्ग। एक जगह ऐड कर दिया। जब मल्टीपल काम होते हैं तो आपको पता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं, लास्ट वाले से पहले एंड आ जाता है। ये तो पता है सबको, नॉर्मल बात है। अब मल्टीपल वर्ब में दो तरह की वर्ब, सेकंड पॉसिबिलिटी, जिसमें एक वर्ब है फीलिंग वाली प्लस कोई काम करवाना है एक्शन वर्ड। नॉर्मल एग्जांपल, कौन सी फीलिंग वाली वर्ड है, और ये सारी इंडेफिनिट में आती हैं 90% ऑफ द टाइम, इंडेफिनिट में। जैसे want, like, love, know, understand, think, feel, wish, need, say, और अगर किसी दूसरे को बोल रहे हो तो टेल हो जाएगा, टेल का टेल्स। वैसे इसमें इसको चलो बाद में, उसी तक नीड तक लो पहले। और जो मेरे ध्यान में आ रही है मैंने लिख दी है, वांट, अंडरस्टैंड, लाइक, लव, नो, थिंक, फील। मोटे तौर पे ये फीलिंग वाली, कोई भावना व्यक्त कर रहा है इंसान, तो किस टेंस में भावना व्यक्त होगी? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ध्यान रहेगा, किसमें होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एक चीज, इसके साथ जुड़ा होगा कोई दूसरा वर्ड भी। जो दूसरा वर्ड जुड़ा होगा उसको जोड़ने के लिए, एक्शन वर्ड जोड़ने के लिए, क्योंकि मल्टीपल वर्ब्स है ना, दो काम हो रहे होंगे नॉर्मली ऐसे सेंटेंस की। मैं दूध पीना चाहता हूं, तो दो काम है। मैं चाहता हूं क्या? दूध पीना। तो मैं चाहता हूं पहला काम इंडेफिनिट में, दूध पीना वो भी रहेगा फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन उसको ऐड करना है टू के साथ या दैट के साथ। ये नोट कर लें, टू या दैट कहां पे लगेगा? इसको ऐड करने की जगह पे नोट कर लो, टू या दैट। अगर टू लग रहा है, दैट लग रहा है, टू लग रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आगे। मतलब कि ये जो एक्शन वर्ड होगा फर्स्ट फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल करेंगे समझ आएगा, पर फिलहाल नोट कर लें। ये थोड़ा एडवांस यूजेज आ गया इसका, एक लेवल आप चले गए अब। ठीक है जी। पहले एक सिंपल सेंटेंस ले रहा हूं हिंदी का। मैं चाय पीता हूं। करो ट्रांसलेट। आई ड्रिंक टी या आई टेक टी। अब मैंने बोला मैं चाय पीता हूं, नहीं, पीना चाहता हूं। अब देखो क्या हो रहा है, जो मेन काम है वो लास्ट में आ रहा है, ता हूं। मैं चाहता हूं, आई, चाहने की इंग्लिश वांट। और जो काम करना है अभी चाय पीना, तो ये है ऑब्जेक्ट के लिए जा रहा है, अभी आ रहा है सेंटेंस के लास्ट में। तो वर्ब को सेंटेंस के मतलब दूसरी वर्ब ऐड करनी है, अब दूसरा काम ऐड करना है, तो किसके साथ ऐड करेंगे? टू के साथ। और जो काम है उसको फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे, आई वॉन्ट टू पीना, ड्रिंक या टेक, कुछ भी लगा दो।
आई वॉन्ट टू ड्रिंक या आई वॉन्ट टू टेक चाय टी। कुछ बनी बात की नहीं? मम्मी दाल पकाती है, आपने सुबह लिखा है मम्मी दाल पकाती है, मदर कुक्स दाल। मम्मी दाल बनाना चाहती है, मदर वॉन्ट्स टू कुक दाल। हो जाएगा? मम्मी दाल नहीं बनाना चाहती। मैं चाय नहीं पीना चाहता। अब देखो ये वाला हिस्सा है इंडिपेंडेंट, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लगाना है इस वाले हिस्से में। आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं। आई, अरे यही नहीं लगना, डू नॉट वॉन्ट, बाकी ऐसे ऐड कर देना है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक या टेक टी, आई डू नॉट मतलब डोंट, आई डोंट वॉन्ट टू। और यही वॉन्ट टू है आपस में कंबाइन हो जाए तो बन जाता है, करवाया हुआ आपको, आई वॉना ड्रिंक टी, आई डोंट वॉना ड्रिंक टी। वॉना करेंगे हम यूज स्पोकन में, रिटन में नहीं, रिटन में पूरा ही लिखना है। हो जाएगा? समझे लॉजिक कुछ? अब मुझे चाय पीना बहुत पसंद है, हिंदी में आएगा ऐसे, ध्यान दो, मैं चाय पीना चाहता हूं, तब तो समझ आ रहा है, सीधा सीधा लिखा हुआ है, चाहता है हमने ट्रांसलेट कर लिया। मुझे चाय बहुत पसंद है, अब ट्रांसलेट तो वैसे ही होगा, जहां लिखा है आई वॉन्ट टू ड्रिंक टी, आई लाइक टी, आई डू लाइक टी। अब मुझे चाय पीना बहुत पसंद है, हाँ, तो यहां वॉन्ट आ रहा है, वहां हो जाएगा लव। तीन पॉसिबिलिटी है ना, चाहता हूं, पसंद है, बहुत पसंद है, तो वॉन्ट, चाहता हूं, लाइक मतलब पसंद है तो लाइक, और बड़ा ज्यादा पसंद है तो लव। आई डू लव टू टेक टी मतलब पसंद है और बड़ा ज्यादा, इतना ज्यादा कि मैं उसके लिए जान भी ले सकता हूं। आई डू लव, एम्फेसाइज करके, समझे वेरिएशन कोई? एक दो सेंटेंसेस लिखो आप। पापा को ऑफिस जाना अच्छा लगता है, हिंदी में मैं इस तरह से बोलूंगा, लेकिन इंग्लिश में इस तरह की कंस्ट्रक्शन लेनी है, इंडेफिनिट वाली। पापा को ऑफिस जाना पसंद है, क्या लिखोगे? पसंद है, बहुत पसंद नहीं, पसंद है। पापा, और पापा सिंगुलर है तो पापा लाइक्स, और कहां जाना पसंद है? ऑफिस जाना, टू गो टू ऑफिस, करो ऐड। हो गया? क्या लिखा? पापा लाइक्स टू गो टू ऑफिस। पापा चाय पीना चाहते हैं, आप ध्यान देना, पापा चाय पीना चाहते हैं। पापा वॉन्ट्स टू ड्रिंक टी, हो जाएगा? पापा को ऑफिस जाना पसंद नहीं है, नेगेटिव बनाओ दोनों के। वेरी गुड। डू नॉट तो आएगा नहीं क्योंकि पापा सिंगुलर है, तो डू नॉट की जगह डज नॉट। वॉन्ट का वॉन्ट या लाइक का लाइक ही रह जाएगा। पापा डज नॉट वॉन्ट टू गो टू ऑफिस, या लाइक डज नॉट लाइक टू, जो भी आपने पहले लिख रखा है। इंटेरोगेटिव कैसे बनाओगे? यस, कुछ भी नहीं चेंज करना, सारा सेंटेंस ऐसा रहेगा। हमें हेल्पिंग वो मिल चुकी है, इसको मूव करके आप सेंटेंस के शुरू में ले आओ। डू आई नॉट लाइक टू ड्रिंक कॉफी, बनाओ बनाओ, इंटेरोगेटिव बनाओ दोनों के। उसके बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव और वाई वाले भी बताने हैं। मुझे चाय पीना पसंद क्यों नहीं है? वाई डोंट आई लाइक टू टेक टी। डू नॉट का डोंट मैंने इकट्ठा कर दिया ना, अलग अलग लिख रहे हैं, तो वाई डू आई नॉट लाइक टू टेक टी।
सिर मत पकड़ो, इससे कुछ काम निकलवाओ। मतलब जब सिर दर्द होने शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि सिर पे अब प्रेशर पड़ रहा है। सिर दर्द तो होगी तभी पढ़ाई हो रही है, बिना सिर दर्द के आज तक कोई पढ़ाई नहीं हुई। मतलब जब पढ़ते पढ़ते ऐसा लगे ना कि सर फटने लग गया, मतलब कुछ काम कर रहा है ये, और बड़ा कम हम यूज करते हैं इसको। और फोकस जितना बढ़ाओगे उतना ये प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और अपने साथ आप जितना रिलैक्स रहोगे उतना आपको बॉडी तंग करेगी। खुद को जितना आराम से रखोगे उतना ये तंग करेगा। इसको सुबह लेट उठाओ, बड़ा खुश होता है। गर्म पानी से नहलाओ, बड़ा खुश होता है। लेकिन इसको जब आप एक्सट्रीम सिचुएशन दो फिर तंग करता है। मतलब बोलते हैं ना कि जितना आप इसको इजी रखोगे ना, ये उतना ढीला पड़ता जाता है, हाथ नहीं आता। आप इसको मतलब रोटी खिलाओ तो बोलेगा नहीं घी वाली चाहिए, घी वाली खिलाओ तो बोलेगा नहीं चबाने में दर्द हो रही है मुझे नहीं। ऐसे जाओगे सीधी अंदर चली जाए, चबाने में ना पड़े। तो जितना अपने साथ सख्त रहोगे, महान लोगों की पहचान यही है। जिसने सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए, मतलब यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ। पहले अपने साथ स्ट्रिक्टनेस, दूसरों को बाद में, पहले खुद को सूली पे टांगो तब। पता नहीं वो कौन बंदा था, मैंने ऐसे सुना है रात को नींद आती थी तो चोटी बांध लेता था ऊपर छत के साथ। झटका कैसे लगेगा, फिर बाल खींचेंगे, दर्द होगी, जाग जाएगा। थिंक अबाउट इट। और ये उन दिनों की बातें हैं जब लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं थी, दिए के जो लॉ जला के पढ़ रहे थे। किताबें ही सोर्स ऑफ नॉलेज थी या टीचर, सोचो वो भी दौर था। आज तो आपके पास गूगल भैया है, याहू भैया है, कोई भी आप दबाओ दो कि वो दे देता है आंसर। अब तो चैट जीपीटी आ गया, वो तो पूरे के पूरे लेटर भी लिख के दे देगा। उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने वहां से बिल्ड किया। सोचो कि आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा लेकिन वो बुक में ही मिलेगा, और वो बुक नहीं पता कि कौन सी है। सोचो कितना टेंशन वाली बात होती होगी, पहले किताबें खंगालनी पड़ती होगी, लाइब्रेरी में जाके वो टॉपिक ढूंढना पड़ता होगा, इंडेक्स ढूंढने पड़ते होंगे, मैनुअल काम था ना। वो चीज कंप्यूटर ने आसान कर दी, उन्होंने इंडेक्स बना दिया गूगल ने एक, और सर्च क्वेरी डालते हो आप ये वर्ड, वो मैच कर देता है वर्ड वेबसाइट में, जहां जहां वो शब्द आ रहा है। जितनी करोड़ वेबसाइट में आएगा वो लिस्ट लगा देगा। यही कर रहा है ना वो। फिर आप देखते हो कि उसके हिसाब से, जैसे टैक्स वर्ड लिखोगे, जहां जहां टैक्स शब्द आ रहा है लिस्ट लगा देगा। आप पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी, चौथी, जो आपको लगता है डिस्क्रिप्शन पढ़ के थोड़ी सी कि यार ये काम किया, उधर चले जाते हो। थिंक अबाउट इट। तो मतलब ये मेहनत का काम है, करनी एक ही बार है। एक बार ये बैठ गया मन में, एक बार आपको यूज करना आ गया प्रैक्टिकली, 10, 12, 20 सेंटेंस आपने खुद बनाए, खुद, ग्रामर वाले नहीं, खुद। आप रास्ते से जा रहे हो, आप सोचते हो यार मेरा चाय पीने का मन, आई वुड लाइक टू हैव टी, आई लाइक टू हैव टी। तो मतलब आप यूज करना सीखोगे तब। समझे? सिंपल बातें। दो काम हो रहे हैं, एक चाहता हूं, सोचता हूं। मैं सोचता हूं तुम पागल हो, आई थिंक। वहां आई एम थिंकिंग नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना। थिंक फीलिंग वाली वर्ब्स चलेंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दैट के साथ कनेक्ट कर दिया अगली स्टेट को। मैं सोचता हूं कि, अब जो स्पोकन है उसमें हम दैट नहीं बोलते, नॉर्मली बोल देते हैं आई थिंक यू आर मैड, लेकिन रिटन में ग्रामेटिकली वहां दैट होता है। समझ गए? अरे समझे? तो इंग्लिश में कई बार आपको सेंटेंस दे रखा होता है, दैट उन्होंने उड़ा दिया होता है जानबूझ के, ताकि आप उस दैट को वहां प्लेस करो। मैं सोचता हूं तुम पागल हो, आई थिंक दैट यू आर मैड। स्पोकन में चल पड़ेगा आई थिंक यू आर मैड, क्योंकि आपने गैप ले लिया, जेस्चर से कन्वे कर दिया। लेकिन रिटन में कोई जेस्चर नहीं होता, वहां पंक्चुएशन चलती है, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी चलती है। तो कई तरह की कंस्ट्रक्शन आएंगी जहां ये दो या दो से ज्यादा चीजें आपको ऐड करनी है, क्योंकि आपका काम शुरू होगा बेसिकली यहां से। राम पानी पीता है ये किसी ने नहीं पूछना, यहां से आपकी ग्रामर की यूजेज शुरू होगी। और यहां पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कर रहे हैं। दिख रहा है आपको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अरे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक सेंटेंस और लिख के मुझे बताओ, ट्रेन चलने के लिए रुकती है। पहले चाहे हिंदी में लिख लो, ट्रेन चलने के लिए रुकती है। इसको समझ ले, बात वही है, रूल वही चलना है। ट्रेन रुकती है, ट्रेन स्टॉप्स। किसके लिए?
चलने के लिए। अब यहां बेसिकली यही फर्क है कि के लिए का जो भाव है वो टू के अंदर डाल दिया है कारण बताने के लिए। ट्रेन स्टॉप्स टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रन या मूव या कोई भी जो आप लगाना चाहे, मूवमेंट वाली वर्ब लगानी है। ट्रेन स्टॉप्स टू रन। हम जीने के लिए खाते हैं। देखो, हम जीने के लिए खाते हैं, खाते हैं आया लास्ट में यहां, तो वी ईट, हम खाते हैं, टू लिव। उल्टा बोल दोगे तो मतलब हो गया आप हो भोगवादी। वी लिव टू ईट, हम जीते हैं ताकि खा सके। उल्टा हो गया ना, तब आप हो तो आप आए हो एक्सप्लॉइट करने। हम खाते हैं ताकि जी सके। ये आते हैं पेपर में, ये प्रोवर्ब है। और प्रोवर्ब समझते हो? मुहावरे लोकोक्तियां सुने? इडियम बोलते हैं मुहावरे को, और लोकोक्ति होती है प्रोवर्ब। माने कोई ऐसी जनरल या यूनिवर्सल सच्चाई जो कई सदियों से लैंग्वेज में फिक्स्ड एक्सप्रेशन होता है। नॉर्मली ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है क्योंकि ये सच्चाइयां होती हैं। जैसे ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ऑनेस्टी इज एमआर से होगा। भगवान उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कर रहे हैं फॉलो बात? तो मल्टीपल वर्ब के केस में एक तरीका तो यह है कि दोनों काम बराबर हैं और कर्ता कॉमन है। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि एक काम में फीलिंग दे रहा है, वो कोई अपने मन के भाव एक्सप्रेस कर रहा है, चाहता हूं, सोचता हूं, जानता हूं, इस तरह से, और दूसरा काम साथ में ऐड करना है तो वो टू के साथ ऐड होगा। अगर कोई स्टेटस या और कोई स्टेटमेंट ऐड करनी है तो वो दैट के साथ ऐड होगी। नॉर्मली वो नो के साथ, अंडरस्टैंड के साथ, से के साथ, टेल के साथ चलता है। समझ रहे हैं बात? यूजेज के पैटर्न बता रहा हूं, पैटर्न, तरीके इस्तेमाल करने के। और वाक्य लिखिए 2-3। पापा फिट रहने के लिए भागते हैं। पापा फिट रहने के लिए भागते हैं। फिट रहना या फिट रखना अपने आप को, उसके लिए हम वर्ब लगाते हैं टू कीप फिट। तो बन ही गया, तो बचा ही क्या? पापा रन्स टू कीप फिट, है ना? मम्मी बच्चों को खिलाने के लिए दाल बनाती है। बच्चों को खिलाने के लिए, वो तो बाद में आएगा ना, पहले मम्मी दाल बनाती है, मदर कुक्स दाल। अब हमने देना है उद्देश्य, क्यों बनाती है? बच्चों को खिलाने के लिए। टू खिलाना, फूड को करते हैं फीड, FEED। डेटा भी करते हैं फीड। फीड का मतलब है किसी चीज में उसको डालना, फीड करना, सिस्टम में इनपुट करना। तो मदर कुक्स दाल टू फीड द चिल्ड्रन, हर चिल्ड्रन, जो आप लगाना चाहो। ये सेंटेंस भी इंडेफिनिट के दायरे में ही है। बन जाएगी बात? ये सभी जनरल स्टेटमेंट्स हैं, ये सभी पैटर्न्स हैं रूटीन एक्टिविटी के। इसमें कहीं भी अभी एक्शन नहीं हो रहा। मम्मी अभी नहीं पका रही। अगर अभी पकाएगी तो हम लिखेंगे मदर इज कुकिंग टू फीड हर चिल्ड्रन। अभी पका रही है तो, पर अभी नहीं, उसकी आदत है ना, उसकी रूटीन है, तब मैं बोलूंगा मदर कुक्स। बन जाएगी बात ये? अच्छा, इसमें 2 से ज्यादा काम ऐड करने हो तो, जैसे मैं खाना बनाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू कुक मील या आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फूड। मैं खाना बनाना, बर्तन धोना और गाना गाना चाहता हूं, तब करो करो। पहला आ गया कुक फूड, कॉमा सिंग अ सॉन्ग, कॉमा वॉश डिशेस।
समझ गए? 3 ऐड कर दिए, लास्ट वाले से पहले लगा दिया एंड, बन जाएगी बात। अब इतनी सारी कहानी सुनने के बाद हम लिख सकते हैं बड़े आराम से एक ऐसे। मैंने दिया था ऐसे माई फादर या माई मदर, याद होगा आपको? सुनाओ कहां लिखा है, लिखा होगा कहीं ना कहीं, निकालो और सुनाओ। अब आ गया वो मौका, क्योंकि हमारे पास बेसिक सेंटेंसेस सारे आ गए जो ऐसे लिखने के लिए चाहिए। नहीं लिखा है तो मन में सोचो, बनाओ, रूटीन याद करो, माँ क्या क्या करती है, क्या उसकी अच्छी आदतें है, क्या वो चाहती है। अब आज लिख सकते हो आप, सुनाओ। जिसने लिखा है सुना दे फटाफट, नहीं लिखा है तो फटाफट मन में सोचो और बना के बताओ। शुरुआत कैसे करोगे? लिखा है, लिखा है एक दो ने, सुना, सबको सुना, जितना के लिखा है सुना दे। फादर नेम, काके की, फादर्स तो सुनाई भी देना चाहिए ना मुझे। हाँ, ये पहले लिख दो गेट, क्योंकि आदतें बताने से पहले आप उनको डिफाइन कर दो। ही इज 40 years old, इस सेंटेंस को पैट कर लो अपने पास। ये ऐसा ही लिखा जाता है हमेशा कि वो 40 साल का है, 12 साल का है, 10 साल का है। ही शी जो लगाना है शुरू में, इज एम आर जो लगाना है, 40 years प्लूरल ओल्ड। दूसरी चीज, पैदा कहां हुए थे, कब हुए थे, ऐसी बातें लिखनी हो तो, ऐसी बातें लिखनी हो तो पैट सेंटेंस है, याद रख लें। ही लिख सकते हैं, शी लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। पैदा हुए हैं क्योंकि वो हमेशा पास्ट रहता है। कोई नहीं, बैठ जाओ, फिर करना शुरू दोबारा। पैदा हमेशा पास्ट में होता है इंसान, तभी प्रेजेंट में पहुंचे, तो इसके लिए हमेशा लगता है साथ में वॉज या वर, वॉज या वर। फिर पैदा होने के लिए लग जाएगा बॉर्न, क्या लगेगा? बॉर्न, BORN, सबके साथ। जैसे मुझे बताना है कि मैं जवाली में पैदा हुआ था, आई वॉज बॉर्न इन जवाली, एक चीज। फिर मुझे बताना है कि मैं 1947 में पैदा हुआ था, अगर साल बताना है, साल, तो लिखूंगा इन के साथ, आई वॉज बॉर्न इन जवाली इन 1947। अगर मुझे डेट बतानी है, आई वॉज बॉर्न ऑन, डेट बतानी होगी तो ऑन, आई वॉज बॉर्न ऑन, कोई भी डेट लिख दीजिए, जैसे 15 अगस्त 1947। इंडिया वॉज बॉर्न ऑन 15th August 1947 as a country. India was born as a country on 15th August 1947। अगर खाली इतना बताना है साल ही, तो इन। अगर डे बताना है कि भारत शुक्रवार को पैदा हुआ था, इंडिया वॉज बॉर्न ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो एक लाइन ये भी ऐड कर सकते हो, माई फादर वॉज बॉर्न इन ईयर। साल नहीं बताया मैंने एक अलग सेंटेंस लिखा, माई फादर वॉज बॉर्न इन दिस। कई बार ये हो जाता है कि वो पैदा कहीं और हुए, फिर यहां बस गए आके। माई फादर वॉज बॉर्न इन, सपोज कर लेते हैं शिमला, बट करंटली वी रिजाइड हियर इन नगरोटा सूरिया, बट करंटली वी लिव हियर इन नगरोटा सूरिया। हो सकती है पॉसिबिलिटी? अरे हो सकती है। अब आगे बोल। ऑलवेज के साथ हेल्प्स आएगा। ऑलवेज में जो एस लगा है उसको इंडेफिनिट का एस नहीं समझना है कभी भी, ऑलवेज के साथ ही रहता है, वो उसकी स्पेलिंग का हिस्सा है। उसमें एस दोबारा बोलना पड़ेगा अगर सिंगुलर है तो। ही ऑलवेज हेल्प्स मी इन एवरी सिचुएशन, एनी सिचुएशन। हाँ जी आगे। He loves all the members, member कैसे? Members of the family।
टेक केयर, टेक्स इनडेफिनिट कर रहे हो आप। ही टेक्स केयर ऑफ द फैमिली। अवर तो क्या, द फैमिली, क्योंकि उसकी भी तो है। अच्छा फिर वो तो ठीक है, पर गाइड, ध्यान से देख सेंटेंस, हाँ तो करना ठीक। ही ऑलवेज गाइड्स मी, और फिर वो टू के साथ ऐड कर दिया ऑब्जेक्टिव। क्यों गाइड करते हैं? टू टेक, अगला काम, टू टेक गुड डिसीजंस। फिर और इतना ही ऐड कर। बापू इतना ही करता है क्या? बापू के मतलब तूने सारा जीवन वो तो लगा रहे हैं उधर मेहनत, हो तूने 3 लाइन में समेट दी, लंबा कर, इसको और करो ऐड। और तू बता, स्माइलिंग फेस, हाँ तेरे दांत बाहर ही रहते हैं अमन, क्या? फिर इसकी गलती मैं ठीक कराता हूं, तुम लोगों का ध्यान का है। फादर नेम, विलेज नेम, हाँ ऐसे सुनाई देना चाहिए मुझे। ओके ओके, करेक्ट करो। नहीं नहीं, वेक भी ठीक था, पर कुछ गड़बड़ है। अवेक नहीं बच्चे, तू कॉन्फिडेंस कहाँ है तेरा? क्या होगा, क्या होगा? दोबारा पढ़, क्या होना चाहिए? हाँ आगे, वेक्स होगा, क्यों होगा? ये बात समझा मुझे बस। वेक का मतलब क्या होता है? उठना, और वो उठता है या उठते हैं? एस क्यों लगा रहे हैं साथ, वो बता। क्योंकि एस क्यों लगा रहे हैं साथ? वेक के साथ मैं बोल रहा हूं एस होगा, वेक्स, क्यों? हाँ तो क्यों एस क्यों लगाया? क्योंकि मेरे कहने का मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ता है, ती है, आ रहा है, तब वेक्स। तू कहां चला है हवा में? तू 2 दिन से तो क्लास में आ रहा है। रोल नंबर कितना है? 20। तो तू सुनता क्या? इसका मतलब पीछे बैठ के तेरा ध्यान कहीं और है। तो फिर क्यों नहीं पता तुझे? चल आगे, इसको पढ़ दोबारा। क्या सही सेंटेंस क्या होगा? तो इसको, ये ठीक हो गया अब सेंटेंस। ऊपर वेक्स किया तो यहां क्या होना चाहिए? तो फिर क्यों नहीं कर रहा? तो वो ठीक करना साथ साथ, यही तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है। लिखा हुआ थोड़ी पढ़ना है, करेक्ट करो। हो सकता है वहां गलत रह गया हो, पर आज तो तुम्हें पता चली नई इंफॉर्मेशन, ठीक करो। हाँ जी, इन गॉड होता है, फेथ इन। जहां भी विश्वास की बात आएगी, फेथ के साथ प्रीपोजिशन आनी है इन। ही हैज, सेंटेंस बड़ा अच्छा है, ही हैज अ ग्रेट फेथ इन गॉड। हाँ जी, और वर्शिप, हाँ ही वर्शिप्स गॉड, वेरी गुड। फिर वही गलतियां कर रहा है। ऑलवेज को हटा भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है। ऑलवेज का मतलब क्या? जैसे आंधी तूफान आया हो तब भी जाते हैं। ऑलवेज मतलब हमेशा। अवॉइड एक्सट्रीम सेंटेंसेस, ऑलवेज नेवर अवॉइड करते हैं इनको। अवॉइड क्यों करते हैं? क्योंकि हमेशा नहीं इंसान सब कुछ कर सकता। तो हम नॉर्मली लिख देंगे ही टेक्स अ वॉक। लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? आफ्टर ईटिंग ब्रेकफास्ट। ओके, कहाँ को जाते हैं आप? कहाँ जाते हैं वॉक करने? कहाँ जाते हैं? टू द शॉप। ओके, आगे। और कोई जिसने और ज्यादा लिखा हो, कुछ समझाओ। मदर के बारे में भी लिखा है, बैठ जाओ। बनी 5-7 लाइनें बनी। ये इसका मैं नाम भूल गया तुम्हारा, उठो बताओ। तेरे बारे में दूसरे जानते हैं। सुनो भाई, जो लिख रखा है वो बता दीजिए।
वेरी गुड। He maintains good relationship with our relatives. हम्म। He helps me and my elder brother in their work. इन देयर आवर, हमारे काम में, देर तो हो गया उनके, हमारे काम में, वह हमारे काम में हमारी सहायता करते हैं। ठीक बनाए सेंटेंस आगे। He is one who fulfills our needs and wishes without any complaint. ये तो कहीं से उधार लिया है, तेरा नहीं है लिखा हुआ, ग्रामर से लिया। हाँ आगे। ठीक है सेंटेंस पर उधारा है, उधार का है। आगे इतना ही। आपको कोई प्राउड फील नहीं होता अपने बापू पे? बैठ जाओ। कोई प्राउड फील होता है तो कैसे लिखते हैं प्राउड वाला सेंटेंस? मुझे अपने पापा पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ, प्राउड के साथ ऑफ। आई एम प्राउड ऑफ माई फादर, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ माई मदर, आई एम प्राउड ऑफ माई कॉलेज, आई एम प्राउड ऑफ माई ब्रदर। जिसका भी प्राउड लगाना है, प्राउड ऑफ, और वो चीज लिख देनी है। तू सुना नूरपुरी। My mother's name is Nidhi. She is 40 years old. Years. She was born in Nurpur in 1980. She was born in Nurpur in 1980. Okay. She was born on 3rd August. हाँ एक जगह लिख सकते थे she was born on 3rd August। अच्छा ऐसा लिखना हो कि वो 1980 में पैदा हुई है, लेकिन 1980 में साल क्लियर नहीं है। जैसे ये सिचुएशन आ जाए, अब क्लियर नहीं है कि कब, तो ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे बॉर्न इन 1980s, ऐसा भी लिख सकते हो। इसका मतलब कि 1980 के दशक में कभी भी, 81, 82, 83, आपको नहीं आइडिया। शी वॉज बॉर्न इन 1980s, मतलब कि 80 वाली लाइन में कहीं 81, 82, 83 में पैदा हुई। ठीक है, हाँ जी आगे। हाँ ठीक है। She always helps me in taking या to take, एक जगह चले जाओ। हाँ she takes care, ठीक है। She always guides me to take good decisions. ये तो हो गया ना, आगे और। She always wakes up early in the morning. ठीक है। She cooks food early morning. She takes care of home and our. She takes good care of us, या कुछ आप ऐसा लिख रहे हो, I am proud of my mother। पर क्या वो इतना ही है? उसके अलावा भी कुछ, आप सब कुछ अच्छा ही है, नेगेटिव नहीं है क्या? सोचो। ठीक है, और लाइनें बनानी है, पापा के बारे में बनाओ, बनानी है ना, कल लेके लें। यहां कौन बताएगा? मिताक्षी। फिर फादर ने, ये गलती अब नहीं करनी। व्हाट इज द नेम ऑफ योर विलेज? क्या जवाब दोगे? माई विलेज नेम, विलेज नेम। देखो अगर रिलेशनशिप है, पर्सन है, तब तो एस या ई एस लग जाएगा, अपॉस्ट्रोफी, फादर्स, मदर्स, ब्रदर्स। लेकिन अगर गांव का नाम है तब नेम ऑफ द विलेज ही होगा। विलेजेस नेम नहीं चलता, स्पोकन में तो खैर नो डाउट, पर रिटर्न में नहीं चलेगा। हाँ जी मिताक्षी। ये तो फोन इंटरनेट वाली लाइनें हैं, ये वाली सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ये कहां से लाई? तेरी नहीं है, कहां से लाई? जोर से बोल, तूने खुद लिखी? पक्का? चलो शाबाश, आगे। इतनी जल्दी? अच्छा आगे।
हाँ, लव माई फादर वेरी मच बिल्कुल सही सेंटेंस है, बोल सकते हो। इतना ही? बापू 4 सेंटेंस में लपेट दिए। ये ठीक नहीं है आपकी टेंडेंसी, बैठ जाओ। आप खुद ही सोचो क्या उस इंसान में सिर्फ यही है 4 चीजें? नहीं, इतना कुछ होगा। नोट नहीं किया आपने, ऑब्जर्व करो, सोचो और फिर लिखो। आप अपनी रूटीन लिख सकते हो। आप क्या करते हो? ऐसे पूछता हूं, व्हाट इज योर डेली रूटीन? इस लड़के का नाम नहीं पता मुझे। हर्ष, हर्ष, टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन, व्हाट डू यू डू? Well, I know that. What else? Daily routine. कैसे शुरू करोगे? पहले आप लिख रहे हो he gets up early in the morning. अब I gets नहीं होगा, I के साथ get up या wake up. कितने बजे? Early in the morning. तू 8 बजे से पहले उठने वाला नहीं लग रहा मुझे। 5 बजे उठ जाता है, तो जो करते हो वो बताना है। So I get up at 5 o'clock in the morning. Then I woke